Hi, all of you. You all are welcome on this platform, Learn Beyond. चलें तो आज बेसिकली वी आर इन जनरल अवेयरनेस, जहाँ पे हम 10th पार्ट ऑफ एमसीक्यू इन बैंकिंग और फाइनेंस की बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमेशा आपके एमसीक्यू में हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को असेंबल विथ ऑप्शन करते हैं, तो उसी तर्ज पे हमने इस 10th पार्ट को भी बनाया है, जहाँ पे 15 क्वेश्चन हमने असेंबल किया है। क्वेश्चन नंबर 136 to 150। तो देखें 10 पार्ट अभी तक हम खत्म करने की ओर जा रहे हैं और 150 क्वेश्चन बहुत आसानी से हमने देखा है ना। क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं वो इधर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत रखते हैं, या फिर आपके एग्जामिनेशन में पूछने की बहुत ज़्यादा क्या होती है, तो इसका एक्सपेक्टेशन मैं रखता हूँ। इस कारण से इन चीज़ों को मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हमेशा रहा हूँ। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन ऑन दिस चैनल। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमेशा से मैं कमेंट के बारे में कहता आ रहा हूँ, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, है ना। तो मुझे एनर्जी मिलती है, ठीक है। आपका तो समझ ही रहे हैं, जैसा कि मुझे कमेंट से देखने को मिलता है कि ठीक है, स्टूडेंट तक मेरी बातें पहुँच रही है, जो भी मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ। कुछ बातें हो सकती है ना पहुँचे, लाजमी है, मैंने पहले ही बोला है कि 100% अगर मैं बताने की कोशिश करूँगा तो 100% आप तक नहीं पहुँचेगा, ये मैं भी जानता हूँ और ये आपसे के साथ भी होगा। डोंट वरी फॉर दैट। एटलीस्ट अगर 60% भी मेरी बात आप तक पहुंच में आ रही है तो आप समझें कि इस चैनल को देखने से या इस वीडियो को देखने से आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास। पूरी क्लास को आप देखें तो ही इस 15 क्वेश्चन तक को आप समझ सकते हैं, है ना। पूरी क्लास को देखना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन पढ़ा, फिर जब सर हमें एग्जामिनेशन में जब हमारा एग्जामिनेशन आएगा फिर हम इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। आप जब तक हमेशा से इस टेंडेंसी में नहीं रहें कि आज कुछ 15 क्वेश्चन नया सीखने को मिलेगा, तब तक कंपटीशन इज कंपटीशन, है ना। इन बात आपको मालूम करनी पड़ेगी। चले क्वेश्चन नंबर 136 की ओर हम चलते हैं। लिखा हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसनरी नोट एंड चेक्स आर डिफाइंड एज। स्पष्ट बात मैंने मनी मार्केट में आपको पढ़ाया है कि जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आपका सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6 आपकी यही 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोलता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ना, जो प्रोमिसनरी नोट, और चेक्स सेक्शन नंबर 6 के बारे में बोलता है। तो 100% हमेशा मान के चले कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ही ये सारे चीज क्या है, तो डिफाइन है ना। एक बार मनी मार्केट का आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब आया, तो 8081 में हमारे पास आया था, है ना। सब तमाम सेक्शंस की बात मैंने आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड। आसान सा क्वेश्चन, कल के पार्ट में भी मैंने देखा था, 9th नंबर पार्ट में भी हमने देखा था कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने आरबीआई के एक्ट 1934 के तहत पे 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में 5 करोड़ की लागत से हमने क्या किया था, तो सेटअप किया था यंग और हिल्टन कमिटी या फिर रॉयल कमीशन के अनुशंसा के आलोक में। वो जगह आपकी कोलकाता थी और दिन आपके फाइनेंशियल ईयर की पहली दिन 1935 की थी। तो यहां भी क्वेश्चन आसान सा पूछा गया, आसानी से आप ऑप्शन नंबर बी को टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्या लिखा है देखें यहां पे, क्वेश्चन नंबर 138। द क्वेश्चन इज, on 19th of July 1969, 14 banks were nationalized. These banks had deposit of more than। देखिए अभी तक भारत में 2 ही बार बैंकों के नेशनलाइजेशन हुए हैं। पहली बार आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइम्स इन इंडिया बैंक्स गॉट नेशनलाइज्ड, आंसर इज ओनली 2 times। One was on 19th of July 1969 and second was on 15th of April 1980। तो 1980 में हमने 6 बैंकों के नेशनलाइजेशन किए, 1969 में हमने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया है। ये सारे बैंक प्राइवेट बैंक के तर्ज पे काम करते थे और इनका नेशनलाइजेशन जिस प्रधानमंत्री ने किया था, वो प्रधानमंत्री आपकी महिला थी, नाम इंदिरा गांधी था। तो यहां पे जितनी बात मैंने अभी तक बोली है उसमें से कोई भी बात आपके एग्जाम से, आपके इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं रखता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर जो वो 14 बैंक थे उनके पास डिपॉजिट कितने से ज्यादा होता। आंसर इज मोर देन 50 करोड़।
1969 में जिन बैंकों के पास 50 करोड़ से ज्यादा की लागत थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया। 1980 में जिन बैंकों के पास, जिन 6 बैंकों के पास 200 करोड़ से ज्यादा की पूंजी थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया। यहां पे आंसर को आप टैली नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको आंसर क्या बताया, 50 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे संभवतः मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, इसका आंसर यहां पे डी दिया हुआ है। इग्नोर दिस आंसर, डी विल नॉट बी अ राइट आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज 50 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं हम, है ना। जितनी बात मैं आपको बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन भी करते रहेंगे। तो एक क्वेश्चन के हवाले मैं कोशिश कर रहा हूं कि 3-4 क्वेश्चन को और क्या करूं तो असेंबल कर लूं, जो हमेशा कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में काम आएगा। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो आप जाने कि इकोनॉमिक्स को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो के नाम से ही आपको लग रहा है कि बहुत सूक्ष्म, यस। तो जो माइक्रो होता है वो बेसिकली किसी एक सेगमेंटेशन के बारे में बताता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को वो क्या करता है, इंडिकेट करता है। और जो मैक्रो होता है वो एक होल इकोनॉमी के बारे में बताएगा। तो पूरी इकोनॉमी का एक होल अध्ययन करना इस मैक्रो, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी की इकाई या सेगमेंटेशन को देखना इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात तो नहीं पूछी हुई है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप समझ सकते हैं कि मैक्रो का जो बेटा होगा वो क्या होगा, तो माइक्रो होगा। यहां पे ऑप्शन हम चलते हैं मैक्रो के आधार पे। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। यस, पूरे इकोनॉमी का एक होल अध्ययन करना इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा देखते हैं, इट डील्स विथ ओनली ए सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये आपकी ऑप्शन उस क्वेश्चन के लिए सही होगी जिस क्वेश्चन में माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात पूछी जाती। तो ऑप्शन नंबर बी इज टोटली रॉन्ग एज फार एज योर मैक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न। सी कहता है ए और बी दोनों, तो बी को हमने पहले ही ऑब्सोल्यूट कर दिया, तो यहां पे होगा नहीं। तो आंसर विल बी ओनली ए, जहां पे इकोनॉमी को एक होल के रूप में देखना विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। फैक्टरिंग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बड़ी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टरिंग क्या है, तो ये क्वेश्चन आपसे होते हैं। देखिए फैक्टरिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, तो अपने रिसीवेबल्स क्या होता है कि सपोज कंपनी ने गुड्स बेच दिया और उस गुड्स का वैल्यू है 5 लाख रुपए। वो गुड्स का पैसा 5 लाख रुपए उनको आने वाला है, रिसीव होने वाला है। तो जो रिसीव होने वाला होता है उसको हम बोलते हैं रिसीवेबल। उसको रिसीव हुआ नहीं है, होने वाला है ऑन फ्यूचर डेट, ऑन फ्यूचर स्पेसिफिक डेट, बट येट द कंपनी इज नॉट रिसीव द 5 लाख रुपीज। लेकिन ये कंपनी अपने उस 5 लाख रुपए के रिसीवेबल को दिखा के एक किसी थर्ड पार्टी को, उसी थर्ड पार्टी को हम बोलते हैं फैक्टरिंग, है ना। उस थर्ड पार्टी को क्या बोलते हैं, फैक्टर हम बोलते हैं। कंपनी अपने रिसीवेबल, ये पैसा हमें आने वाला है, ये किसी थर्ड पार्टी को दिखाती है, उस थर्ड पार्टी को हम बोलते हैं फैक्टर। और डिस्काउंटेड मेथड पे पैसा ले लिया जाता है कि साहब 5 लाख रुपए मुझे आने वाले हैं, आप मुझे क्या करो, तो 4.5 लाख रुपए दे दो। तो कंपनी का क्या होता है कि 4.5 लाख रुपए आ गए, 5 लाख रुपए उस फैक्टरिंग को चलेगा। तो मतलब ये कह सकते हैं आपका कि क्या है, तो ये एक बेसिकली ट्रांजैक्शन का एक गतिविधि है जो आपके फाइनेंस में चलता है। यहां पे चलेंगे हम आपके ऑप्शन की ओर। ए कहता है इट मीन्स ऑफ फिनांसिंग ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर बाय टेकिंग ओवर देयर रिसीवेबल। इट इज करेक्ट, है ना। रिसीवेबल को लेके हम ये काम करते हैं। सेकंड इज ए मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस टू एक्सपोर्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, पोस्ट शिपमेंट की तो बात आती नहीं है। रिसीवेबल के हमेशा फैक्टरिंग को देखें और सिर्फ रिसीवेबल टर्म को आप याद करें। थर्ड इज ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर से दूर दूर तक कोई भी संबंध फाइनेंसिंग का नहीं है। तो आंसर विल बी ओनली ए, जहां पे हम फाइनेंस करते हैं रिसीवेबल के आधार पे। तो यहां पे आप जिस ऑप्शन को टिक मार्क कर सकते हैं दैट इज ओनली ए। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड रिसीवेबल व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड एंड व्हिच इज टर्म टू फैक्टरिंग। Next, question number 141. Who can open various type of non-resident accounts? देखिए वैसे इंडिविजुअल जो भारत के सीमा से 181 डेज से बाहर, है ना, 182 दिन से बाहर दूसरे देशों की सीमा में रहते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो NRI होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं।
और ये जो एनआरआई हैं ये 3 टाइप के अकाउंट बैंक में खोल सकते हैं। वन इज कॉल्ड एनआरओ, दैट इज नॉन रेसिडेंट इंडियन, सेकंड इज कॉल्ड एनआरई, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, एंड थर्ड इज एफसीएनआरबी, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। यहां पे आपसे पूछा गया है कि कौन खोल सकता है एनआरआई अकाउंट, मतलब इधर एनआरओ और एनआरई और एफसीएनआरबी। तो आप जाने जो इंडियन बाहर रहते हैं वो भी खोल सकते हैं, जो यूएस वाले या जो फॉरेनर्स हमारे पास रहते हैं वो भी खोल सकते हैं, या इंडियन कोई कंपनी है जो बाहरी सीमा में है वो भी खोल सकती है। तो यहां पे जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं उस ऑप्शन के आधार पे पढ़ते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है पर्सन ऑफ इंडियन नेशनलिटी और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। यस, यहां पे क्लू और भी होना चाहिए, मोर देन 181 डेज। ऐसा नहीं कि मैं 15 दिनों के लिए स्विट्जरलैंड गया तो आई बिकम एनआरआई और मैं खोल सकता हूं एनआरओ अकाउंट, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्लियर? क्योंकि वो बिल्कुल वीजा और स्टैंप से ही वो एनआरआई अकाउंट खुलता है। तो यहां पे मुझे लगता है कि ऑप्शन में एक चीज और ऐड अगर किया जाता तो बिल्कुल फुल प्रूफ होता, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सेकंड इज पर्सन ऑफ फॉरेन नेशनलिटी, यस, और ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यस, जो बाहर वाले हैं आपके इंडिया में आके पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो भी खोल सकते हैं। थर्ड, फर्म, कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रिसाइडिंग रेसिडेंट आउटसाइड इंडियन, यस, जो ऐसी बिजनेस एंटिटी है जो आउटसाइड इंडिया चलती है वो भी इन अकाउंट को खोल सकती है। आंसर विल बी ऑल, ये सारे भारत में नॉन रेसिडेंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप यहां पे डी ऑप्शन को टिक मार करें। नेक्स्ट, फ्री ट्रेड रेफर्स टू। देखिए बहुत बड़ा आपने देखा होगा कि किसी अदर कंट्री के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो यहां पे ऑप्शन के आधार पे हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ऐसा होगा क्या? ये जो जहाज है इसका किराया नहीं लेंगे, ये जो गुड्स एयरवेज आपके जाते हैं इसका किराया नहीं लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। देखने में लगता है कि फ्री है तो फ्री वाला मिला दो, लेकिन ऐसा भूल से भी मत करेंगे आप, है ना, कि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये जो ले जा रहे हैं गुड्स वो तो पैसा लेंगे ही ना, वो तो शिपमेंट है, वो तो पैसा लेगा ही। तो ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा भी नहीं होगा। सेकेंड, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस, दिस इज व्हाट कॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फ्री ट्रेड को आप जान सकते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत कम देशों के साथ इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन किसी भी गुड्स और सर्विसेज के आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे नहीं है। फोर्थ इज टोल फ्री ऑफ ड्यूटी, ऐसा नहीं होता है, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बताया कि एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआरबी अकाउंट खोल सकते हैं, वही ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। एफसीएनआरबी है ना, तो एफसीएनआरबी का मतलब होता है बैंक। तो एफसीएनआरबी फुल फॉर्म मैंने बताया, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ। तो आप जाने कि एनआरआई 3 टाइप के अकाउंट को बैंक इंडिया में खोल सकते हैं। एनआरओ इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, एनआरई ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, बट एफसीएनआर ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट। क्लियर? जो एफडी होता है वो उस करेंसी में क्या होगा, तो एफडी के रूप में होगा। तो यहां पे जो सी नंबर ऑप्शन है वो टर्म डिपॉजिट का है। टर्म डिपॉजिट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज फिक्स्ड डिपॉजिट। तो एफसीएनआर हमेशा एफडी के ही फॉर्म में होगा। एनआरई और एनआरओ क्या होगा, तो सेविंग के फॉर्म में होगा। हालांकि एनआरई और एनआरओ में डिफरेंस है, इसकी बात हम अपने जनरल क्लास में करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनआरई एनआरओ, कि फॉरेन करेंसी कहां पे आते हैं, इंडियन करेंसी कहां पे आते हैं। बट ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है तो आप जाने कि एफसीएनआर हमेशा और हमेशा किस में रहेगा, तो टर्म डिपॉजिट में रहेगा। रिकरिंग डिपॉजिट से कोई भी मतलब उसका नहीं है, आरडी से दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं है। आई होप कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही है। मैं बिना किसी स्टॉप का चल रहा हूं, तो आई होप कि जितनी भी बात मैं बोल रहा हूं बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूं, बहुत चीज़ों को देखने के बाद बोल रहा हूं। मेरे उससे भी ज़्यादा गंभीरता के साथ आप इन क्वेश्चनों को लें अगर एक्चुअली और सही मायने में आपको कोई एग्जाम या कंपटीशन या नॉलेज बढ़ाना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है, अंडर व्हिच एक्ट डज आरबीआई इशू डायरेक्टिव्स टू बैंक। देखिए अभी तक जो भी मैंने आरबीआई की बात की है उसमें सिर्फ 2 ही एक्ट का नाम मैंने अभी तक अपने जुबान से निकाला है।
One is called RBI Act 1934 and second is BRA Banking Regulation Act 1949. तो हमेशा यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं पीएमएलए हटा दें कि पीएमएलए किससे जुड़ा हुआ है, तो वो पीएमएलए बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। DICGC एक्ट डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये आपका बैंकों को इंश्योरेंस 10 लाख रुपए के देने वाला ये प्रावधान है, तो इसको छोड़ दे। कंफ्यूजन कहां पे आएगा, आरबीआई एक्ट है या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, तो आंसर इज ओनली एंड ओनली BRA 1949। बैंकों को जो भी निर्देश निर्गत किए जाते हैं वो हमेशा 1949 के तहत ही अधीन ही होते हैं, इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 145। फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये संभवतः मुझे लगता है कि जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो ये क्वेश्चन को जरूर जानते होंगे। जैसे उनको ये मालूम है कि बैंकर्स बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही ये भी बैंक उनको मालूम होता है कि द फर्स्ट बैंक विच इज एस्टैब्लिश्ड वो कौन सा है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आसान सा क्वेश्चन, आसान से आंसर देते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड एंड ऑन 19th of July 1969। स्पष्ट हमने बताया कि 2 बैंकों के नेशनलाइजेशन 1969, 1980, 14 बैंक इन 69, 6 बैंक इन 1980। तो यहाँ पे 14 बैंक वुड बी योर राइट आंसर। आप ऑप्शन नंबर सी को टिक मार्क कर सकते हैं। क्या मैंने बताया, तो मैंने बताया कि 2 ही बार बैंकों के नेशनलाइजेशन हुए, एक बार कब हुआ तो 1969 में हुआ और दूसरी बार कब हुआ तो 1980 में हुआ। किसने किया, तो हमेशा और हमेशा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम आप जरूर याद रखें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट हम अपने इस 10th पार्ट को कंप्लीट करेंगे। गैट क्या है, गैट या फुल फॉर्म क्या है, तो आप जाने कि आज जो आपकी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने जनवरी 1 1995 में हमने किया था जेनेवा में, वो पहले गैट के रूप में काम करता था जो 1947 से लेकर 1994 तक चली थी। फिर से बोलता हूं, WTO पुराने तौर पर गैट के रूप में काम करती थी। WTO का एस्टैब्लिशमेंट 1995 1 जनवरी को हमने किया और इससे पहले गैट चल रहा था 1947 जब से हमने आजादी पाई से लेके 1994 तक, नॉट 1995। क्या है ये गैट, तो गैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यहां पे ऑप्शन में देखें कहां पे लिखा हुआ है ट्रेड एंड टैरिफ, तो जनरल एग्रीमेंट पहला लिखा हुआ है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, ट्रेडिशन एंड ट्रेड। अरे साहब 3 टी तो दिया ही नहीं है तो क्यों पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। सेकंड इज जनरल एग्रीमेंट ट्रेडिशन, ट्रेडिशन की बात, भारतीय सभ्यता की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, तो ट्रेडिशन का है क्या होगा। थर्ड इज जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ दे या टैरिफ एंड ट्रेड दे, बोथ आर सेम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो आपसे कभी कभी पूछा भी जाता है कि WTO प्रीवियसली किस रूप में काम करती थी, गैट वुड बी योर राइट आंसर। क्लियर। हमने WTO के बारे में बताया, 2 बातें 3 बातें आपको बताते हुए हम आगे निकल रहे हैं। ATM जिसका यूज हमें आम मर्रा की जिंदगी में डेली होता है, द फुल फॉर्म ऑफ ATM इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 2 टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं ब्राउन लेवल ATM, दूसरे को हम बोलते हैं व्हाइट लेवल ATM। ब्राउन लेवल ATM कोई बैंक इशू करती है, व्हाइट लेवल ATM हमेशा और हमेशा NBFC के द्वारा ही इशू किए जाते हैं। ATMs की बात ATM से क्लास में करेंगे। अभी यहां पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है कि ATM का जन्मदाता कौन था, इन्वेंटर ऑफ ATM। ऑप्शन नंबर, यहां पे कोई समझाने वाली बात नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा कि इन्वेंटर वो तो पक्का है कि इंडियन होगा ही नहीं। क्लियर। तो कौन थे इन्वेंटर भाई, तो इन्वेंटर थे आपके जॉन एड्रिन सेफर्ड बैरन, ब्रिटिश थे बेसिकली। तो यहां पे ये इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। इसका आंसर मैं ऑप्शन नंबर ए, बी या डी को एलिमिनेट करने की कोई भी तरीके आपको नहीं बता सकता हूं। यहां पे यू हैव टू रिमेंबर जॉन एड्रिन साहब वाज द फाउंडर ऑफ ATM, जो आज के दिन में हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। क्लियर। कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे, ब्रिटेन के थे, USA के थे। तो आप हमेशा उस कंट्री को याद रखें जिस कंट्री ने हमारे ऊपर क्या किया, तो रूल किया, ब्रिटेन। द trading regulation of GATT were established between
देखिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला वो आपको यहां पर क्वेश्चन में दिख गया कि गैट कब से कब तक फॉर्म में था। आंसर इज, मैंने बताया कि आजादी के से लेके आपकी WTO के एस्टैब्लिशमेंट से 1 साल पहले तक गैट काम कर रहा था। द आंसर इज 1947 टू 1994, है ना। गैट का ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता हूं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये गैट का नाम, उसका फुल फॉर्म, उसकी पीरियड और उसके आने वाली ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पूछा गया कि गैट कब से कब तक काम किया, 1947 उस आजादी के ईयर को याद रखिए, और WTO के बने हुए साल 1995 से 1 साल को आप घटा सकते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए को आप टिक मार्क यहां पे कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन कहां चलेंगे, तो इलाहाबाद बैंक में हम चलेंगे। द स्लोगन ऑफ इलाहाबाद बैंक। देखिए आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपके स्लोगन से पूछे जाते हैं कि स्लोगन ऑफ SBI क्या है। उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, द बैंकर टू एवरी इंडियन है, या द बैंक अपॉन अस है ना, या फिर क्या है, तो आपकी एक और भी है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। तो दी आर टैगलाइन ऑफ स्टेट बैंक। सिमिलरली ICICI बैंक का क्या है, तो हम है ना, या ख्याल आपका ICICI बैंक का है। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग किसका है, तो आपकी बैंक ऑफ इंडिया का है। तो ऐसा ही करके बहुत सारे, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा का है। तो उस तर्ज पे जब आप इलाहाबाद बैंक के पास आएंगे तो लगता है कि इलाहाबाद बिल्कुल काशी के पास है, बनारस के पास है, सभ्यता उसमें कूट कूट के भरी होगी, ट्रेडिशनल वो नाम लगता है, आपको गंगा यमुना सरस्वती का वो संगम लगता है, तो ट्रेडिशन तो होगी ही। तो ट्रेडिशन के साथ ही हम चलेंगे इलाहाबाद में, और ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट को एक सही आंसर हम अंकित जरूर करेंगे यहाँ पे। तो 150 नंबर विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट नंबर 3 का आंसर ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट इज करेक्ट। तो बी नंबर आपका एक सही आंसर इलाहाबाद बैंक के स्लोगन के रूप में। तो इतनी ही बात मैं आपके पार्ट 10th में यहाँ पे करूंगा। अभी 1 से लेकर 10th पार्ट तक की बातें हमने कर ली है, तो अभी एक्चुअल हम जनरल अवेयरनेस क्लास में कल से प्रवेश आपके साथ जरूर करेंगे, हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कनेक्ट रहिए, है ना, जो भी मैं वीडियो पढ़ाता हूँ वो आपसे जुड़ा हुआ होता है। कनेक्ट रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।